दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास के नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। वो टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का हम लोगों ने इससे पहले मौर्योत्तर काल पार्ट 1 करके एक सेक्शन किया था। और उस सेक्शन में हम लोगों ने कुछ प्रमुख MCQ जो क्वेश्चंस थे उनको शामिल किया था। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं कुछ और ऐसे सेक्शन हैं जिनको हम लोग शामिल करते हैं। तो पहले 1 मिनट में मैं आपको संक्षिप्त बता देता हूँ। मौर्य काल के बाद में जो विशेष रूप से शुंग वंश है, कंड वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है, शक है। तो ऐसे स्थानीय स्तर पर शासक आते हैं चूँकि केंद्रीय सत्ता का पतन होता है। और ये शासक धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं। चूँकि राजनीतिक स्तर पर तो हालांकि जो कुषाण थे उन्होंने बहुत व्यापक अपना प्रभाव पहुंचाया, लेकिन और जो शासक थे इन लोगों ने राजनीतिक स्तर पर तो उतना बड़ा कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया या क्षेत्र को विस्तृत नहीं किया, लेकिन जो सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक स्तर पर इन शासकों ने विशेष रूप से काम किया और इनका विशेष योगदान रहा है। और ये हमारी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। अधिकांशतः छात्र क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही हम लोग को मिल रहे हैं तो ये 2-3 क्वेश्चन हमें लीड कराने के लिए एग्ज़ाम्स में या इन कराने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब वो पैटर्न नहीं रहा जिसमें आप कोई सेक्शन छोड़ करके आगे बढ़ सकें। तो देखते हैं इससे जुड़े MCQ टाइप्स क्वेश्चंस जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो योग सूत्र एक रचना है, जैसा आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो षड्दर्शन है, षड्दर्शन से संबंधित 6 पुस्तकें भी अपने 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 दर्शन पर जो है जो आचार्य थे, जो इसके संस्थापक थे, उन लोगों ने कुछ एक पुस्तकें लिखी। तो षड्दर्शन में एक योग दर्शन भी है। तो योग दर्शन पर पहले अब अगर आप योग दर्शन को जान जाएंगे, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे सभी लोग जान ही रहे होंगे आजकल, और रामदेव ने इतना फेमस कर दिया है। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। तो योग सूत्र जो पुस्तक की रचना की किसने की? पतंजलि। सीधा सा आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार हैं। तो महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पाणिनि, संध्याकर नंदी, कात्यायन, पतंजलि। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो हम देखते हैं इसका रचनाकार कौन है। तो पाणिनि के बारे में आप जैसे जान ही रहे होंगे, पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की? पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की, या पाणिनि का इतिहास में महत्व या साहित्य में महत्व क्यों है? क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम से व्याकरण की रचना की। और आज भी पाणिनि की अष्टाध्यायी एक तरीके से आधार स्तंभ है संस्कृत व्याकरण का। ओके, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और इसी अष्टाध्यायी पर, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, इस पुस्तक पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य लिखा किसने? पतंजलि ने। पतंजलि कौन थे? आप लोगों के पास अगर जानकारी हो तो बताइए। पतंजलि जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग, उनके एक तरीके से राज दरबार में रहा करते थे, या राजपुरोहित थे या लेखक थे उनके दरबार के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना किया। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि महाभाष्य होता क्या है। दोस्तों, जब कोई ऐसी पुस्तक होती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी एक्सप्लेनेशंस की जो प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, या जो अर्थ को कई डायमेंशन में रखे रहती है, या तो ऐसी पुस्तक के कुछ जो सहायक पुस्तकें हैं या उनकी व्याख्याएं हैं या उनकी समीक्षा है या आलोचना है जो लिखी जाती है, उनके आधार पर, उन पुस्तकों के आधार पर, तो उसको बोलते हैं भाष्य। क्योंकि ये एक भाष्य था और वो भी ऐसी पुस्तक का, अष्टाध्यायी जैसी व्याकरण की पुस्तक का, तो ये इसको इन्होंने नाम दिया महाभाष्य। यानी अब आप समझ गए होंगे कि
इसका महाभाष्य नाम क्यों पड़ा और ये किससे संबंधित है, इसके लेखक कौन है, सब चीज़ों को आप एक ही संदर्भ में समझ गए होंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है महाभाष्य के रचयिता थे। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट किया है तो आप लोग इसका कोई फर्क नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। 4 ऑप्शन अपने पास हैं, मनु, भवभूति, पाणिनि और पतंजलि। तो चारों ऑप्शंस में सबसे सही आंसर कौन सा होगा इसका? द फाइनल आंसर विल बी सी। इट मीन्स पाणिनि वॉज द राइटर ऑफ द महाभाष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न कराए थे, या 2 अश्वमेध यज्ञों को किसने संपन्न किया था? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्ता, पुष्यमित्र शुंगा, दशरथ और स्कंदगुप्त। तो आप लोग अगर जान रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, इनका कोई आपके पास विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों का पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वर्ण व्यवस्था का समर्थक था और विशेष रूप से ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण जो व्यवस्था थी उसका एक तरीके से ज़्यादा ही उसको प्रोत्साहित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसी क्रम में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से उसने अपने आप को स्थापित किया था और बताया था कि किस तरीके से जो सनातन परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाए, या जो है उनको, चूँकि मौर्य काल में उस सनातन परंपरा थी उसको थोड़ा हतोत्साहित किया गया था, या अन्य जो धर्म थे उनको, बौद्ध धर्म हुआ या आजीवक संप्रदाय हुआ, जैन हुआ, उनको बढ़ाया गया था। तो इस वजह से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी एक बार पूछा जा चुका है और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते कि किस किताब में क्या मिला है। अनडाउटली जो है ये याद रखना भी मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेन क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपके परीक्षा में वो उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आप लोग आंसर करें जल्दी जल्दी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, देखते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो सही है। मत्स्य पुराण जो पुस्तक है उसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की एक लंबी सूची मिलती है, जिसमें लगभग 19 आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन किसके बाद हुआ और किसका जो राजकीय योगदान था या राज्य के विस्तार और उसमें क्या योगदान था, या किसकी माता कौन थे, क्या क्या वंश परंपरा के पूरी एक तरीके से जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आप लोग पहले बताएंगे फिर मैं अभी आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। 4 विकल्प हैं, अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में और दुर्ग में। तो आप लोग बताएं आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका मैं बताता हूँ, इसका फाइनल आंसर होगा अमरावती। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। और अमरावती अगर आप लोग जान रहे होंगे तो अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है, या किस राज्य की राजधानी अमरावती है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं किस राज्य की राजधानी अमरावती है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जो अभी आंध्र प्रदेश राज्य है, जो कि 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश था, जो समझौता हुआ दोनों राज्यों के बीच, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी हैदराबाद छोड़ करके नई राजधानी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश ने अमरावती को चुना है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। अभी तो हैदराबाद ही दोनों की कॉमन राजधानी है, दोनों राज्यों की। तो और इसका आधार वही ऐतिहासिक आधार है, चूँकि सातवाहन
जो या आंध्र सातवाहन जो थे, आंध्र सातवाहन नाम से ही जान रहे होंगे आप, उनका क्षेत्र जो था आंध्र था और ये इनकी आरंभिक राजधानी थी। इस वजह से इन्होंने ऐतिहासिक आधार पर अमरावती को चुना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा चीज़ें टेक्निकल थी, ऐसे इश्यूज थे जिस पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया यहीं पर। तो कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप लोग साथ साथ में जब बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, एक तरीके से घर बैठे आपको निःशुल्क में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। उसके लिए अगर आप कोचिंग जाएंगे, कहीं भी बाहर रहेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन का यही फ़ायदा है, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है घर बैठे चीज़ें मिल सकती हैं। और विशेष रूप से जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो था, इसको दूसरे शब्दों में या इसका दूसरा नाम प्रतिष्ठान को पैठन भी बोलते हैं। प्रतिष्ठान या पैठन, अगर यहाँ पर टर्म पैठन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रतिष्ठान या पैठन दोनों एक ही नाम है और यह सातवाहनों की राजधानी थी। तो दोस्तों, होता क्या है, जो आंध्र सातवाहन थे या आंध्र प्रदेश में जो सातवाहन वंश हुआ, इन लोगों ने प्रारंभिक राजधानी तो अपनी बनाई अमरावती में। अभी हम लोगों ने ऊपर वाला प्रश्न किया, तो जो प्रारंभिक राजधानी इनकी अमरावती में थी, लेकिन हुआ क्या, आगे चल करके इन लोगों ने अपनी राजधानी को थोड़ा और उत्तर की तरफ बढ़ाया और प्रतिष्ठान या पैठन नाम की जगह पर इन्होंने नई राजधानी बनाई। और इसका कारण या इसकी रणनीति ये थी, क्योंकि सातवाहनों का प्रभाव क्षेत्र उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, इस वजह से इनको उत्तर की तरफ बढ़ करके प्रतिष्ठान या पैठन को राजधानी बनानी पड़ी, क्योंकि जिससे ये उत्तर के क्षेत्र को भी एक तरीके से सेंटर में रह करके टैकल कर सके या उसके साम्राज्य और प्रशासन को देख सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पहलवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ भी 4 विकल्प हैं आपके पास, आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हाल, दूसरा सातकर्णी, तीसरा सिमुक, चौथा गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसमें कौन सा ऐसा सातवाहन शासक था जो शक, यवन और पल्लवों का संहार करता था? कौन था? तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था, उसने शक, पहलव और यवनों का संहार किया था, इन राजाओं को पराजित किया था। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और आप जानते होंगे, सातवाहन शासकों में सबसे प्रमुख या सबसे महान शासक के रूप में इसकी चर्चा है या इसको माना जाता है। अगला प्रश्न और एक इम्पॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के, दोस्तों कुत्ते भौंक रहे हैं तो अभी घर पे आया हूँ तो थोड़ा असुविधा होगी, आप लोग इसको माइंड मत करिएगा। तो अगला प्रश्न है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए और फिर मैं बताता हूँ और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नहपान, सी। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी सी। नहपान जो था वो शक शासक था। अब इसका एक्सप्लेनेशन या इसकी स्टोरी क्या है कि नहपान जो शक शासक था और विशेष रूप से शकों को, जो भारत में शकों का साम्राज्य हुआ या शकों का आगमन हुआ, शक 5 भागों में या 5 शाखाओं में विभाजित हुए, जिसमें कुछ जो है जूनागढ़ के थे, कुछ जो है नासिक के थे, कुछ उत्तर भारत के और पंजाब आदि क्षेत्रों में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया या स्थानीय स्तर पर अपने आप को स्थापित किया। तो उसी में जो विशेष रूप से नासिक वाला पोर्शन था, नासिक वाले पोर्शन में या नासिक शाखा में
नहपान नाम का एक शासक था, शक शासक, उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कई बार उसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो उसकी राजमुद्रा थी, उस समय भी जैसे आज के डेट में करेंसी है, उस समय भी जो स्थानीय स्तर पर जो शासक हुआ करते थे अपनी करेंसी या अपनी जो मुद्रा थी उसको संचालित करते थे, जिसके माध्यम से विनिमय हुआ करता था। तो जो उसकी मुद्रा थी, उसकी मुद्रा पर जो चांदी के उसके सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने जो सातवाहन वंश का राज चिन्ह था उसको अंकित कराया। और इससे इतिहासकार इसकी व्याख्या क्या करते हैं कि चूंकि उसके शासकों पर, अगर भाई अभी मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिक्कों पर या उस पर भारत या कोई भी अन्य देश उस पर कब्जा कर ले और उसकी मुद्रा पर अपना राज चिन्ह अंकित कराए, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो जिसका राज चिन्ह उसकी मुद्रा पर अंकित किया है तो वो पराजित हुआ होगा। इस आधार पर ये माना जाता है कि नहपान को पराजित कर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसकी मुद्राओं पर अपना राज चिन्ह अंकित कराया। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको और अच्छे अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा सकूं। तो आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स बताएं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा गुरु के नाम से, या फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक या गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन था? ये गाथा सप्तशती एक पुस्तक है जो प्राकृत साहित्य की बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो इसका लेखक कौन था? आप लोग जो है बताएं। 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं यहाँ पर। गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल, सातकर्णी प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसका आंसर क्या होगा मैं अब बताता हूँ। इसका आंसर बी होगा, हाल। हाल जो एक शासक था, उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि बहुत ज़्यादा थी, और उसने एक पुस्तक लिखी जो खासकर जो जैन साहित्य है या प्राकृत साहित्य है उसमें गाथा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, चूँकि ये क्वेश्चन जो है 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे? यानी ऐसे कौन से, प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा राजवंश था, जो 4 राजवंश आपके पास विकल्प में उपलब्ध हैं, जिनके जो शासक हुआ करते थे वो अपने नाम के साथ में माताओं का नाम जोड़ा करते थे, उसी को बोलते हैं मात्र सत्तात्मक। यानी जहाँ पर मात्र सत्ता अभी की जो इंडियन सोसाइटी को जो हम देखते हैं, तो उसमें इंडियन सोसाइटी में अभी की पितृसत्तात्मक है। यानी अधिकांशतः जो है, जो टाइटल हुआ करता है, जो चेंज होता है टाइटल, बेटे का जो टाइटल माना जाता है वो पिता के टाइटल के नाम से माना जाता है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। हालांकि अभी भी असम आदि में कुछ एक जनजातियां हैं जहां मात्र सत्तात्मक है। दक्षिण भारत में भी 1-2 जनजातियां हैं, और उत्तराखंड में भी 1-2 जनजातियां हैं जो विशेष रूप से मात्र सत्तात्मक हैं, यानी वहाँ पर महिला ही प्रमुख निर्णायक परिवार की मानी जाती है। तो इसी तरीके से सातवाहन जो शासक थे, उनके जो शासक थे उसमें महिलाओं का शासकीय हस्तक्षेप या शासकीय प्रभाव ज़्यादा था। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि सातवाहन शासक मात्र सत्तात्मक थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सातवाहन। सातवाहन शासक जो क्या थे, वो मात्र सत्तात्मक थे, यानी मात्र सत्ता, जो राजकीय परंपराएं थी या राजकीय जो कार्य थे उनमें मात्र सत्ता का प्रभाव था, महिलाओं का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? अब यहाँ पर विकल्प दिए हैं, मैंने अभी आपको अपने लेक्चर में भी स्टार्टिंग में बताया था, और आप लोग अगर पढ़े होंगे, आपके पास जानकारियाँ होंगी, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ऐसे होता है क्या, कंपेयर करना मुश्किल होता है अगर आपके पास सटीक जानकारियाँ नहीं हैं। तो 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो भी सातवाहन शासक हुए उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक था। उसने अपने जो क्षेत्र था, अपना जो राज्य था, उसके उत्तर भारत तक उसने पहुंच बनाई, प्रभाव बढ़ाया। और साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे, मालवा वाला क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ तक कि वो और भी आगे बढ़ कर के आ गया था। और दक्षिण भारत में भी उसने अपने प्रभाव को बढ़ाया, शकों को पराजित किया, आप लोग जान ही रहे हैं। और यूनानियों से भी उसका युद्ध हुआ। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि वह एक महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन काल का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न थोड़ा टफ है, स्टैंडर्ड इसका मैंने चेंज किया है, तो आप लोग जो है इस पर ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट क्या है, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में आ रहे थे। तो पहला ये हो गया कथन। अब उसका जो कारण है वो क्या है, कारण क्या है, अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। तो कथन फिर से आप एक बार जो है पढ़ें, चूँकि ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको करना क्या रहता है, जब तक आप कथन और कारण को अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो उसके जो विकल्प हैं इतने क्लोज रहते हैं जिसमें आप गलत कर ही देंगे। तो इसलिए ह्यूमन एरर नहीं करनी है, आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, कथन कारण को कई बार पढ़ें और आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो पहला क्या है, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, कथन ये हो गया। और कारण क्या है, अगाथोक्लीज कौन था, एक यूनानी शासक था। अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियाँ अंकित हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम दोनों को कोरिलेट करेंगे तो तभी जब इन अगाथोक्लीज या ये जो यूनानी शासक थे उनके सिक्कों पर जो मूर्तियाँ अंकित होंगी या और भी उन्होंने ऐसे प्रभाव या कार्य किए होंगे जिससे भारतीय संस्कृति का संबंध हो या उसका अनुपालन किया गया हो, तभी हम यह कह सकेंगे कि हिंद एवं राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में आ रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजकुल ने अपना राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित हैं। थोड़ा टर्म चेंज किया है इसलिए, और इसको शामिल भी मैंने किया कि अगर टर्म मातृ सत्तात्मक कह दे, माताओं का हस्तक्षेप कह दे, माता का शासन में प्रभाव कह दे या मातृ नाम कह दे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधा सा आंसर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने, ये थोड़ा रिपीट हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की। सीधा सा आंसर है, क्या आंसर है, हाल में सातवाहन शासक था। अगला प्रश्न है, गिरनार शिलालेख संबंधित है। तो गिरनार कहाँ पड़ता है, पहले मैंने आपको कई बार अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उसके जोग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो इससे आप हमेशा बढ़त में रहेंगे या चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपके लिए बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। तो गिरनार कहाँ पड़ता है, आप लोग जब प्राचीन भारत का मैप बनाएंगे, देखिए जैसे ये प्राचीन भारत है और इसमें विशेष रूप से जो ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र काठियावाड़ वाला क्षेत्र जो गुजरात का है, वहाँ पर गिरनार है। तो यहीं पर एक शक शासक, मैंने भी आपको बताया था कि शकों की 5 शाखाएं थीं, उसी में जो है इधर के गुजरात में भी एक स्थापित थी। तो वहाँ पर एक शकों की शाखा थी उसमें एक शक शासक थे, उन्होंने वहाँ पर एक अभिलेख स्थापित किया, रॉक एडिक्ट वहाँ पर अपना एक लगाया था। तो वो कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। तो रुद्रदामन बी आंसर राइट है। रुद्रदामन एक शक शासक था जिसने गिरनार शिलालेख पर
को स्थापित कराया था। और आपका रुद्रदामन और सातवाहनों के बीच क्या संबंध था? रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह एक सातवाहन शासक के साथ में किया था। आप लोग उसका नाम बताएंगे। और अगर जिसको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे, मैं अगले लेक्चर में उसको बताता हूँ। मैं इसलिए, वरना मैं अभी बता दूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टास्क देता हूँ जिससे आप लोग भी जो है कुछ कुछ चीज़ें सर्च करते रहें और आपका जो नॉलेज है वो और इनरिच हो। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? अब ये भी क्वेश्चन है, हिंदी यूनानी परंपरा है या जो उनके सांस्कृतिक संबंध है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनाया? बेसनगर कहाँ है? बेसनगर मध्य प्रदेश का जो विदिशा है उसी को बेसनगर कहते हैं। एक यहाँ पर हिंद यूनानी शासक था, यानी खासकर जो तक्षशिला में उसकी जो शाखा थी वहाँ एक राजदूत था। उसने क्या किया था, वो विदिशा आया था। आने के बाद वो भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो गया, उसने उससे प्रभावित हो करके यहाँ पर विशेष रूप से जो कृष्ण की एक मूर्तियों से सहित या उनकी मूर्ति के साथ में गरुड़ स्तंभ एक बनवाया था। तो वो कौन शासक था या किसने बनवाया था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक हिंद यूनानी शासक था। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? तो 4 आयुर्वेदाचार्यों का ही नाम दिया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि कमीशन कैसे आप लोग कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बनाने में। वैसे सामान्य रूप से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो क्या होगा, आपको जो है अगर आप के पास एलिमिनेशन टेक्निक है तो आप बढ़िया से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और मैंने 2-3 लेक्चर में पिछले आपसे शामिल भी किया कि कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, कैसे 50-50 टेक्निक का यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान। तो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि आयुर्वेदाचार्य, जो चारों नाम दिए हैं विकल्प में, वाग्भट हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे चरक हो, चाहे वारामिहिर हो, चारों विकल्प है। चारों विकल्प जो लोग हैं, ये विकल्प हैं, वो विद्वानों से संबंधित हैं। और विशेष रूप से इसमें 2 विकल्प तो ऐसे हैं जो आयुर्वेदाचार्य ही हैं। तो इसलिए अगर आप 50-50 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, यानी मान लीजिए वारामिहिर क्या थे, आप लोग जान रहे होंगे, मैथमेटिशियन थे और विशेष रूप से इन्होंने खगोलिकी पर काम किया था, एस्ट्रोलॉजी उस पर, खगोल शास्त्र पर। तो इस पर वारामिहिर तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। और वाग्भट भी चूँकि इससे जुड़े थे, लेकिन ये वाग्भट आयुर्वेद से जुड़े नहीं थे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो देयर विल बी 2 options. First is Sushrut and second is Charak. And we have to find out what will be the final answer. It means यहाँ पर आप अपना एक इंटेलेक्चुअल गेस भी कर सकेंगे। तो अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल गेस करने की कैपेसिटी या टेक्निक है तो, नहीं तो आपको फैक्चुअल ही बेस पे मानना होगा और अपनी किस्मत का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो अब 2 विकल्प कौन से बचे? सुश्रुत और चरक। तो सुश्रुत और जो चरक थे, इनमें कौन था? तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो चरक थे, चरक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, जिसमें अगर आप बाई चांस कमीशन रख देता है 3 नाम 4 नाम देगा, उसमें कौन संबंधित नहीं थे, तो उसमें चाणक्य को भी दे देगा, चरक को भी दे देगा, जीवक को भी दे देगा और एक और नाम दे दिया। तो 3 उसमें संबंधित होंगे, जैसे चाणक्य भी संबंधित थे, चरक भी संबंधित थे, जीवक भी संबंधित थे। ये सब तीनों की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई थी। लेकिन अगर एक किसी और का नाम दे दिया कि वारामिहिर, तो उनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से नहीं हुई थी। इस वजह से आप वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आप वंशों का की जो क्रम है, उनकी क्रमानुसार स्थिति है, उसको आप जो अगर पढ़े होंगे तो आप, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। आप लोग उसको अटैम्प्ट करिए जल्दी जल्दी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आप अगर जान रहे होंगे तो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर कंड वंश की स्थापना की गई। कौन सा वंश था? कंड। कर्ण वंश जो था वो भी एक ब्राह्मण वंश परंपरा से था, ब्राह्मण वंश परंपरा से। और इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी आया था कि कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने सत्ता भी हासिल की किसी दूसरे वंश के शासक की हत्या करके, और उसकी सत्ता गई भी अपने राजवंश के अंतिम शासक की हत्या के द्वारा, तो वो था, उसका आंसर क्या था? शुंग वंश। तो इस वजह से शुंगों के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या कर कंड वंश ने कंड वंश की स्थापना की, कंडराज ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? तो यहाँ पर आपके पास 5 विकल्प हैं। तो 5 विकल्पों में आप देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा। 5 विकल्पों में वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, किसे कहा जाता था? पुष्यमित्र शुंग को, खारवेल को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, या वासुदेव को, या समुद्रगुप्त को। यहाँ पर 5 विकल्प आपको मैंने दिए हैं, तो आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। गौतमी पुत्र, फाइनल आंसर विल बी सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, ऐसा माना जाता है, या साहित्य में ऐसा इसके बारे में लिखा गया है कि यह ब्राह्मण धर्म का अद्वितीय अनुपालक और समर्थक था। इसे एक ब्राह्मण, याद रखेंगे आप लोग क्या क्या, एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधियां भी इसने ग्रहण की थी। एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। और साथ ही साथ इसकी एक बहुत ही विशेष उपाधि है जो 1-2 बार क्वेश्चंस में पूछा भी जा चुका है। ये चूँकि इसके घोड़े ऐसा माना जाता था कि 2 समुद्रों के का जल पीते थे, तो इस वजह से इसे समुद्र तोय पोत करके एक उपाधि है, आप लोग देख लेंगे एक बार, उसने इसने धारण की थी। चूँकि इसके माना जाता है इसके घोड़े थे, यानी इसका साम्राज्य जो था वो इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक और दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत था। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इसके घोड़े जो है 3 समुद्रों का पानी पीते थे, और इसी आधार पर इसने समुद्र तोय पोत निधि की उपाधि धारण की थी। तो देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है, कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो 4 विकल्पों में अंतिम इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। पुरुषपुर जो थी, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। और चूँकि पुरुषपुर का रणनीतिक महत्व था, एक तरीके से जिस हिसाब से जो कनिष्क ने अपनी सत्ता का विस्तार किया था, जो कि पश्चिम एशिया लेकर के पूर्व में जो है बिहार प्रांत तक विस्तृत थी, तो इस वजह से हालांकि अगर कनिष्क ने कोशिश की कि जो है इधर मथुरा आदि में क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाए, यहाँ वहाँ, या एक तरीके से उप राजधानी के रूप में स्थापित करे, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर। चूँकि यहाँ से उत्तर पश्चिम प्रांत में जो पुरुषपुर, या आज के समय में जो पेशावर है, पेशावर कहाँ पड़ रहा है आज के समय में? अफ़गानिस्तान में। तो पेशावर के पास में जो इसने अपना राजधानी स्थापित की, तो राजधानी जो पेशावर है, पुरुषपुर है, पुरुषपुर से इसने शासन को अपना रेगुलेट किया, जिससे इधर का जो क्षेत्र था विशेष रूप से जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र, इसको भी रेगुलेट कर रहा था, और इधर का जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र था उसको भी रेगुलेट कर रहा था। और साथ ही साथ चूँकि इसका जो आज के समय में आप सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, जो चीनी सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, जो बना रहा है BRI प्रोजेक्ट चीन का, तो जो सिल्क रूट है वो इसी आधार पर, वो सिल्क रूट, चूँकि उस समय जो कुषाण थे उन लोगों ने पूरी तरीके से एक कब्जा कर लिया था इस मध्य एशिया क्षेत्र पर, जो पूरा यहाँ से सिल्क की सप्लाई होती थी
इधर चाइना से चूँकि सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इस वजह से सिल्क की सप्लाई जो यूरोप और सेंट्रल एशिया है उसको कहाँ से होती थी, इसी रूट से होती थी। और इस रूट पर कब्जा किसका था, कनिष्क का या कुषाणों का। तो इस वजह से जो इसने पुरुषपुर को एक अपनी राजधानी के रूप में चुना था। अगला प्रश्न है, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही थोड़ा डीप क्वेश्चन है। आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं, जो सीनियर हैं वो जिनके पास जानकारी है वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नए नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, लोग नहीं जान रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो रस चिकित्सा का आविष्कार दोस्तों नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन थे वो, एक तरीके से उन्होंने जो रस चिकित्सा पर काम किया था, और वो जो आयुर्वेदिक में विशेष रूप से जो पेड़ पौधे थे उनके रस के माध्यम से चिकित्सा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधार कला पर विशेष प्रभाव था, किसका था। ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीन कला का, और डी, ए और बी दोनों। तो अगर आप लोग जान रहे होंगे, कुषाणों के काल में विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा, और जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर प्रभाव बढ़ा, और साथ ही साथ कुषाणों के काल में कला के 2 रूप स्थानीय आधार पर विकसित हुए। एक गांधार कला, दूसरा मथुरा कला। चूँकि इतिहासकारों में बहुत इसको लेकर के थोड़ा मान्यताएं भी है, कौन कला पूर्ण रूप से भारतीय है, कौन कला जो है स्थानीय है, को लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। तो आप उन पर मत पड़े, वो मेंस के क्वेश्चंस होंगे। आप प्रीलिम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये ध्यान रखें कि जो गांधार कला था, आज के समय में जो गांधार क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और गांधार प्लेन जो हाईजैक कांड आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इस वजह से आप इसको, मैं केवल बुक में जोग्राफिकल लोकेशन आप याद रखें, इस वजह से मैंने इसको एक एग्जांपल पुट किया यहाँ पर। तो जो गांधार था वो यूनानी उधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर चूँकि ग्रीक और यूनानी इन लोगों का अटैक हुआ, या इन लोगों ने आक्रमण किए थे, आप लोग जान ही रहे होंगे। और इससे आधार पर यहाँ पर कुछ स्थानीय बस्तियों का भी विकास किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी जो कला थी वो ग्रीक और यूनानी प्रभाव से भी संबंधित रही, जबकि मथुरा कला जो थी वो पूर्ण रूप से भारतीय मानी जाती है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। तो ये आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी डी। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर राइट। ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। मैं देखता हूँ लोगों के पास जो है नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबा पाए हैं। तो बेल आइकन आप दबा लेंगे, जिससे आपको हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और आप अपनी सुविधा अनुसार उसका वीडियो देख सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये कंटेंट आपके काम के लिए है, यूज़फुल है, तो आप इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।